वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 15 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उन्हें जो पीडीएफ है वो डेली बेसिस पर नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है उसका मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। डेली बेसिस पर इसे अपलोड ना करने के कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है, फिर आपके पास ये इंसेंटिव नहीं होगा कि आप डेली बेसिस पर इन सेशंस के साथ कंटिन्यू रहें। खतरा ये भी बना रहेगा कि आपके मन में ये बात आ जाए कि जब यहाँ पर पीडीएफ्स अवेलेबल हैं डेली बेसिस पर तो हम इन्हें सेव करके रख लेते हैं और बाद में समय मिलने पर सॉल्व कर लेंगे। होता यह है कि ये खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा, पाइलअप हो जाएगा, और फिर यही चीज़ तो हमें अवॉइड करनी है। ये सेशंस ऑर्गेनाइज इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि आप करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को एंड ऑफ द डे सॉल्व करने की कोशिश ना करें और ये आपके लिए इकट्ठा ना हो। रिवीजन के लिए ये आपको मंथली बेसिस पर जरूर अवेलेबल करवाए जाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे ताकि कुछ भी इकट्ठा ना होने पाए। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस पर बार बार बात कर रहा हूं। हम इसे कई बार हल्के में लेते हैं, लेकिन ये इतनी हल्की चीज नहीं है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंसिडेंस आपको छोटा सा बताता हूं। एक बार मैं और सुमित सर बैठे हुए थे, कोई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आने वाले थे मिलने के लिए। कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, हम उनका जो डिटेल है वो शेयर करते रहते हैं आपके साथ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी, यहाँ यूट्यूब पर भी। तो उनसे बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान कई सारे जो सवाल थे मैंने उनसे पूछे, उन्होंने उसके बारे में चीज़ें बताई। तो मेरा एक सवाल ये भी था कि उन्होंने अपनी ओर से एक ऐसी कौन सी चीज़ की जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। तो उनका जवाब यही एक वर्ड था जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दैट इज कंटिन्यूटी। उन्होंने कहा कि जब वो ये सेशन सुनते थे, चाहे वो हिंदू डिस्कशन हो या फिर प्रीलिम्स बूस्टर हो, तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि अगर सर ने कभी इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया, व्हाई शुड आई, मैं इसे क्यों डिसकंटिन्यू करूं। वो इसे चैलेंज के तौर पे लेते थे और उन्हें ऐसा फील होता था कि ये एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसने उनकी लय बनाए रखी और उनके दिमाग से कभी भी चीज़ें स्किप नहीं हुई और फाइनली उन्हें सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन मिल गया। तो कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप इसे कभी मत छोड़िए। इंजन की तरह है, आपने इसे एक बार तोड़ दिया, इंजन बंद कर दिया, तो इंजन को स्टार्ट होकर पिकअप पकड़ने में समय तो लगेगा और वो समय बहुत नुकसानदेह हो सकता है, तो कभी भी इसे अवॉइड मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में है। इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। रिकवरी के कुछ शेप्स होते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो यू शेप्ड रिकवरी होती है वो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है, मतलब ये सबसे ज़्यादा आशावादी स्थिति है जहां पर इकोनॉमी बहुत तेजी से क्रैश के बाद राइज कर जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो जेड शेप्ड रिकवरी है, इसमें इकोनॉमी जब एक बार गिर जाती है तो फिर वो लो ग्रोथ के साथ स्ट्रगल करती है कुछ समय तक, उसके बाद वो धीमे धीमे अपने यूजुअल लेवल पे आ जाती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ये न्यूज़ आपके साथ डिस्कस की जा चुकी है। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो आपका सही जवाब होगा दैट विल बी डी, नीदर वन नॉर टू। मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो ये दो के दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिए गए हैं। देखिए जो जेड शेप्ड रिकवरी होती है उसमें काफ़ी तेजी से रिकवरी होती है और इसे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है। जैसे कि इकोनॉमी पहले ऐसे चल रही थी और जब अचानक से कोई क्रैश आता है जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कई सारे मेजर्स लिए जाते हैं और मेजर्स के लिए जाने के बाद अचानक से जो इकोनॉमी है वो ऊपर जाती है और फिर कुछ समय बाद इकोनॉमी अपने यूजुअल पाथ पर आ जाती है ऐसे। ठीक है, और फिर वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगती है। तो ये जो जेड बना ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होता है। हम ये सोचते हैं कि चलो एक समय के लिए नीचे गई है, अचानक से फिर उठेगी और हम पहले से भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। तो जेड शेप को आप यहां से लिंक कर सकते हैं। यू शेप में होता यह है कि इकोनॉमी एक बार अचानक से नीचे तो जाती है लेकिन फिर वो थोड़ी देर तक स्ट्रगल करती है और उसके बाद रिवाइव करती है। ठीक है, और फिर यूजुअल पाथ पे आती है। तो ये है यू शेप। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो दो के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए डी, नीदर वन नॉर टू, ये डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। कुछ और जो शेप्ड रिकवरीज हैं उनके बारे में भी यहां पर डिटेल्स दी गई हैं। एल शेप्ड, जेड शेप्ड, वी और डब्ल्यू शेप्ड, आप इनके बारे में भी एक बार जरूर पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में है। यहां पर यह बोला गया है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में इंस्टीट्यूट किया था ताकि जो एयर पोल्यूशन है मोटर व्हीकल्स के जरिए उसे रेगुलेट किया जा सके। बताइए स्टेटमेंट सही है, गलत है। दूसरा, जो स्टैंडर्ड्स और टाइमलाइन है उन्हें किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा उन नॉर्म्स को, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए अगर आपने जवाब सोच लिया है तो मैं बताता हूं। आपके मन में ऐसी बात आ सकती है कि मोटर व्हीकल्स की चर्चा हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहां पर मेन मुद्दा मोटर
और जो व्हीकल्स हैं वो नहीं है। मेन मुद्दा तो एयर पोल्यूशन है, और एयर पोल्यूशन है तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रोल आ जाएगा। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा, और जो सही जवाब होगा दैट विल बी ओनली वन इज करेक्ट। यहां पर हालांकि जो वन ओनली है इसे बी में रखा गया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वन ओनली। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है, बिकॉज जो इसके बारे में रेगुलेशंस हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सीपीसीबी के पास है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। ये जो नॉर्म्स हैं वो लगातार रिवाइज किए जाते हैं ताकि इंजन्स की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके और जो पोल्यूशन लेवल है उसे कम किया जा सके। भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में कुछ और डिटेल्स यहां पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें जरूर देखें। तीसरा क्वेश्चन जो कि स्टाइरीन गैस के बारे में है। स्टाइरीन गैस, इसका पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक फ्लेमेबल लिक्विड है जिसका इस्तेमाल पॉलिस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और लेटेक्स के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो गैस है ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर इसे अधिक मात्रा में इनहेल कर लिया जाए तो ये फैटल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। होपफुली आपने इसका जवाब सोच लिया होगा। अगर आपने जवाब सोच लिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहां पर आपको थोड़ी सी शंका हो सकती है कि कहा जा रहा है पॉइजनस नहीं है, जबकि आपने न्यूज में सुना था कि काफी नुकसान हुआ, 5000 लोग प्रभावित हुए, 11 लोग मर गए, तो आपके मन में आएगा कि ये पॉइजनस है। देखिए कम मात्रा इसकी पॉइजनस नहीं है, जब बड़ी मात्रा इसे इनहेल किया जाएगा तब ये पॉइजनस है। और पॉलिस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर, लेटेक्स, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, दैट्स ट्रू। ये डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। न्यूज में इसीलिए था क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब दोबारा एलजी पॉलीमर्स एक प्लांट है उसे रीओपन किया गया, जो कि साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जाइंट एलजी का है, एंड दैट इज इन गोपालपट्टनम, जो कि कोस्टल सिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये पॉलिस्टीरीन ये जो गैस है जिसे स्टाइरीन नाम बताया गया है, स्टाइरीन गैस, ये लीक हो जाती है और काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि सरफेसी एक्ट के बारे में है। सरफेसी एक्ट के 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, बताइए सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो एक्ट है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एआरसी और एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी यानी कि एससीज को सेट करने को प्रमोशन देता है या उनको प्रमोट करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि बैंक्स को अलाउ करता है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे रखकर लोन लिया है तो वो उसकी रिकवरी के लिए उसे बेच सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि सरफेसी एक्ट उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए से कम हो, या फिर जिसने भी लोन लिया था वो बाकी का तो जो प्रिंसिपल है वो पे कर चुका है, केवल 20% प्रिंसिपल ही बचा है, तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है तो इसका सही जवाब है डी, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। पहले देखिए लोग बैंक्स का पैसा लेने के बाद डिफॉल्ट कर जाते थे, वापस नहीं करते थे। 1992 के दौरान डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आता है ताकि लोगों को, जो लोग एक काउंटर केस कर देते थे इन बैंक्स के खिलाफ ताकि केस लंबा चले और उन्हें लोन जल्दी ना चुकाना पड़े, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इसमें काम तो कर पाता है लेकिन वो भी ओवरबर्डन हो जाता है। लेटर ऑन होता वही है कि सरकार को एक बहुत ही कड़ा कानून लाना पड़ता है, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ सरफेसी एक्ट, जिसके माध्यम से बैंक्स को कई सारे अधिकार दिए गए और अब वो इस एक्ट का इस्तेमाल करके जो एनपीए की समस्या है उससे निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत वो जो मॉर्टगेज की प्रॉपर्टी है उसे सेल कर सकते हैं या फिर उसके मैनेजमेंट को भी एक बार फिर से रीशफल कर सकते हैं ताकि वो अपना जो लोन है उसे रिकवर कर सकें। देखिए सरफेसी एक्ट न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी 5 जजेस के बेंच ने ये जजमेंट दिया कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफेसी एक्ट के एम्बिट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेसी एक्ट के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ डिटेल्स कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें इंडिया के फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका जो पर्पस है इस प्लेटफॉर्म का वो ये है कि जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसे सेफ तरीके से डिस्पोज कर दिया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, उसका स्क्रूटनाइजेशन करके और उसकी ऑडिटिंग भी की जा सके। तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आप बताइए सही है गलत है, दूसरा बताइए। होपफुली आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है जो कि जनरल सा स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये जो इनिशिएटिव है ये आंध्र प्रदेश के एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का है, ना कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का सेंट्रल लेवल पे। बाकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मार्पोल कन्वेंशन के बारे में है, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है। अगर आपको याद हो तो ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा जा चुका है।
हालांकि अलग तरीके से पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया था। देखते हैं जिन्होंने गलत किया था या फिर जिन्होंने सही किया था वो दोबारा इसे कर पा रहे हैं कि नहीं। इस बार तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है, पिछली बार तो थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन। ये किससे एसोसिएटेड है? ह्यूमन राइट कन्वेंशन से, मरीन एनवायरमेंटल कन्वेंशन से, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज कन्वेंशन से, या फिर आर्म्स कंट्रोल कन्वेंशन से? किस संबंध में ये न्यूज में रहा है, क्या है ये? आपने होपफुली सही जवाब सोचा होगा इस बार। सही जवाब है बी, मरीन एनवायरमेंटल कन्वेंशन है ये एक। देखिए, शिप्स एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेकर जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट की वजह से या फिर ऑयल स्पिल की वजह से जो पोल्यूशन है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी नुकसान होता है। तो उसे सही करने के लिए, मैनेज करने के लिए कन्वेंशन मार्पोल नाम से साइन किया गया है ग्लोबल लेवल पे। इंडिया इसकी पार्टी है और इंडिया ने इसके सारे के सारे एनेक्स साइन कर रखे हैं। ये स्टेटमेंट मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि इंडिया ने 6 के 6 एनेक्स साइन कर रखे हैं, ठीक है, या उसे एक्सेप्ट कर रखा है। बाकी इस बात तो थोड़ा डिफरेंट है, आप समझ ही गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो एनसेफ के बारे में है। अक्सर न्यूज़ में देखा गया है एनसेफ, आपसे पूछा गया है ये है क्या? फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट या फिर वेंटिलेटर? आपने सही जवाब सोच लिया होगा। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है तो इसका सही जवाब है ए। ये एक प्रकार का फेस मास्क है जिसे तैयार किया गया है आईआईटी दिल्ली के नैनोसेफ सॉल्यूशन के द्वारा। ये 3 लेयर्ड प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी इफिशियंट है। 99.2% बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन को रोकने की इफिशियंसी इसके पास है, ठीक है। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि जो स्पाइडर बिल्डिंग होती है पौधों के ऊपर, वो किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का, पैरासाइटिज्म का, अमेंसलिज्म का, म्यूचुअलिज्म का? ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इन्वायरमेंट में इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो आप इन कॉन्सेप्ट से अवगत होंगे, नहीं पढ़ा है तो ये आपको आगे मिलेंगे। तो आपको बताना है कि जो एक मकड़ी जाला बनाती है किसी पौधे पर, वो किसका एग्जाम्पल है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ए, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब ये होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को कुछ खास नुकसान नहीं होता। जैसे कि अगर मकड़ी ने पौधे पर एक जाला लगा लिया तो मकड़ी को फायदा होगा, मकड़ी अपना जो भोजन है वो उस जाले की वजह से, उस वेब की वजह से पालेगी। लेकिन पौधे को क्या नुकसान है? उसे तो कोई नुकसान नहीं है। तो इस रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म कहा जाता है। यहां पर 2 क्वेश्चन जो हमने प्लान किया था कि हम यहां पर मैपिंग से देखेंगे, तो नॉर्थ अमेरिका की लेक्स मैंने आपको दी हुई थी, तो लेक्स पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा हूं। यहां पर 5 लेक्स दी गई हैं नॉर्थ अमेरिका की और एक लेक को एरो से मार्क किया गया है। आप बताइए कि ये जो लेक मार्क की गई है ये कौन सी लेक है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, लेक हुरॉन और लेक मिशिगन। बताइए, कुछ लोकेशन वगैरह याद आ रही है? आपने तैयार किया होगा, देखा होगा। अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, आंसर है ए, लेक ईरी। ये लेक ईरी है, ठीक है। लोकेशन अभी हम आगे भी देख लेंगे। जो 10वां क्वेश्चन है वो भी नॉर्थ अमेरिकन लेक्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इंटरकनेक्टेड साल्ट वाटर लेक्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि लेक मिशिगन और जो लेक ह्यूरॉन है ये ज्वाइंट होती हैं स्ट्रेट ऑफ मैकिनेक के पास। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? आपने थोड़ा बहुत इन लेक्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। आपने सही जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो जो सही जवाब है वो है ओनली 2। यहां पर ओनली 2 जो है वो ए पर दिया गया है, तो ए आपका करेक्ट आंसर है, ओनली 2 इज करेक्ट। और जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है बिकॉज यहां पर ये फ्रेश वाटर लेक्स है, ना कि साल्ट वाटर लेक्स। लोकेशन में आप यहां पर देख सकते हैं, यह है लेक सुपीरियर, यहां पर मैप में देखिए, यह है लेक ह्यूरॉन, यह है लेक मिशिगन, यह है लेक ओंटारियो और यह है लेक ईरी। आपने हो सकता है किसी कोड वगैरह के माध्यम से भी इसे याद रखने का प्रयास किया हो, तो आप इस सेशन के एंड में या कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर तो बताएंगे ही बताएंगे। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक सा कोड है जिसके माध्यम से इन 5 लेक्स का नाम या फिर इनका सीक्वेंस याद रखना आसान है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि जो आपका कोड है उसका फायदा बाकी के लोग भी उठा पाएं। जो कल के लिए मैपिंग का काम आपको मैं दे रहा हूं वो ये है कि आप नॉर्थ अमेरिका के सारे माउंटेन्स देख लेंगे, उनकी लोकेशन समझ लेंगे वो कैसे हैं, क्या हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स पर पूछा जाएगा। इसी तरीके से सीक्वेंस में बना के हम एक एक करके पूरी मैपिंग पर क्वेश्चंस पूछते जाएंगे और आप उसे तैयार करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में है, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, 2 ऑप्शनल, PSIR और सोशियोलॉजी और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, ये सब अवेलेबल है यहाँ पर OnlyIAS पे। आप video.onlyis.in पे जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं, ये कंपैरेटिवली रीजनेबल रेट में है, ठीक है। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सेशन है वो समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू रहना है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कंपल्सरली बताना है और अगर आपके पास लेक्स को याद रखने का कोई कोड है तो उसे भी मेंशन करिए।
इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।